तो सवाल अपनी जगह कायम है। 300 वो, कुल 543। 300 का दावा एक पार्टी कर रही है और 400 प्लस का दावा एक पार्टी का है। बड़ा सवाल यह है कि किनके वादों में कितना दम है। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम खास चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ खास पैनल इस वक्त जुड़ गया है। हमारे साथ इस वक्त वरुण मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जगदीश सिंह जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीश सिंह जी। तो दरअसल अगर हम पूरी चर्चा को देखें और हमने नरेंद्र मोदी को भी सुना, अखिलेश यादव को भी सुना, तो अविरल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और कुछ लाइन के साथ शुरुआत करना चाहूंगा कि दरअसल चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक पार्टियों से जनता कहती है कि बरसों हुए ना तुमने याद किया, भूलकर भी याद वादे की तरह हम भी फरामोश हो गए। दरअसल ये सवाल इसलिए, ये लाइनें इसलिए, इसका मतलब भी समझा देता हूं सर, कि दरअसल 10 साल आपकी सरकार रही, आपने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, ऐसे फैसले लिए जिनको छूने में पुरानी सरकारों की रूह कांपती थी। वो कहते थे हम नहीं छेड़ेंगे, हम इस मुद्दे को छेड़ेंगे ही नहीं, इससे हमारा वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, आपने वो फैसले लिए सर, लेकिन अब जब चुनाव की बारी आई है और तीसरे टर्म में आप दावा कर रहे हैं 400 प्लस का और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दरअसल जब आपके शीर्ष नेतृत्व, आपके शीर्ष नेता वोट मांग रहे हैं, तो वो वोट अपने कामों पर ना मांगकर वो ये कहते हैं कि दरअसल ये तो संविधान को जो है वो खतरे में डाल देंगे, ये जो है ये रिजर्वेशन जो है ओबीसी का मुस्लिम्स को दे देंगे। सर ये अगर डराने से बेहतर अपने कामों को बताने पर मांगा जाए तो ज्यादा बेहतर होता शायद। जी, क्या हम उपलब्धियां गिना रहे हैं और हम गाँव गरीब की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, और जिस प्रकार हमने विकास किया है हर व्यक्ति के लिए हमने किया है वो सबको नजर आ रहा है। ठंडा योजना हम चलाते हैं, उज्ज्वला योजना हम चलाते हैं, तो आगे योजना चलाते हैं, मुद्रा योजना हम चलाते हैं, 300 को हम हटाते हैं, 30 लाख का बिल हम लाते हैं, और उपलब्धियां भी हम हैं, और विपक्ष की क्या मंशा है हम जनता को। अविरल जी अगर संभव हो तो फोन को थोड़ा आप अपने पास ले आए, क्योंकि आपने शायद बड्स लगा रखे हैं और आवाज उस हिसाब से आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। अगर फोन को आप पास ले आए तो आपकी आवाज बेहतर तरह से हम तक आ पाएगी और जो गेस्ट है वो भी सुन पाएंगे और दर्शक भी समझ पाएंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। जी देखिए, हमने गांव गरीब के लिए काम किया है, व्यक्ति के लिए काम किया है, हमने गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार सबके हित में कार्य किया है। हमने बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण कैसे हो इस दिशा में कार्य किया है। हमने गांव गरीब का विकास किया, सबको नजर आ रहा है। तो ये जो ओबीसी वाला आरक्षण जो मुस्लिम को देने का जो बताया जा रहा है, ये मतलब कि ये क्या है सर, ये समझा दीजिए। जी देखिए, हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलने वाले लोग हैं। हम जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के नारे के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये विपक्ष है, ये विपक्ष डिवाइड एंड रूल के आधार पर चलता है। ये बांटो और राज करो किसी अब इस देश में नहीं चलेगी, समझ लेना चाहिए। इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया अपने समय में, 60 साल का शासन रहा, जो इम्प्लीमेंट इन्हें करना था कर लेते। आज ये घोषणा पत्र लेकर क्यों घूम रहे हैं? लेकिन इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, इन्होंने इमरजेंसी लगाने का कार्य किया, इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, कानून की हत्या। सर मेरा सवाल ही नहीं था, मेरा सवाल ये था जो ओबीसी दलित का जो आरक्षण ये इंडिया गठबंधन आए तो ये मुस्लिम्स को दे देगा, ये कहां से आया, मैं ये पूछ रहा हूं। इन्हीं के नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसके कौन कर रहा है सर? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सर फोन को पास ही ले आइए सर अपने। सर अगर हो सके तो बर्ड्स को हटा दीजिए, और आप चूंकि आपकी बेहतर तरह से बात समझ में आ नहीं रही है, तो फोन से अगर आप डायरेक्ट बात कर लेंगे तो वो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी क्वालिटी की आवाज भी आएगी और समझ में भी आएगी।
जी बिल्कुल, देखिए अभी भी आवाज आप तक अब बोलिए, अब आप कुछ बोलिए, फिर चेक करते हैं। जी अब मेरी आ गई आवाज आप तक? हाँ जी, आ रही, बोलिए। मैं सर ये पूछ रहा था कि देखिए वो सब तो ठीक है, मेरा देखिए सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये जो दलितों ओबीसीओ का आरक्षण ये इंडिया गठबंधन मुस्लिम को दे देगा छीन कर, ये कहाँ से आ गया सर, कैसे आ गया? देख, हम नहीं आ रहे हैं, हम केवल इनकी मंशा को बता रहे हैं जनता को। कैसे हम जनता कैसे को आपने बता भापी रहे इनकी ये हैं। मंशा? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता देता हूँ। सैम पित्रोदा का बयान आपने सुना होगा, ये डिवाइड रूल की बात करते हैं, किस प्रकार से भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। सैम पित्रोदा और इस्तीफा दे चुके हैं, जा चुके हैं सर, आगे आइए। उत्तर के लोगों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें चीनी बता रहे हैं, उसके साथ साथ दक्षिण वो जा भारतीयों चुके हैं, को वो इस्तीफा दे बताने चुके का हैं। काम कर रहे हैं। वो इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस से जा चुके हैं, आगे आइए। मणिशंकर अय्यर की आप बात कर लीजिए, सेना पर सवाल कौन खड़े करता है जी। उसकी आप बात कर लीजिए, अरविंद केजरीवाल की आप बात कर लीजिए। ये सेना के भी विरोधी हैं, ये देश के भी विरोध में बात करते हैं। अविरल जी, मैं एक सेकेंड आपको रोक रहा हूं सर, माफी के साथ रोकना चाहता हूं, माफी के साथ इसलिए रोकना चाह रहा हूं क्योंकि बात तो मेरी अभी आपकी जारी है, और जो मेरी और आपकी बात जारी है उस पर वरुण जी बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं, तो उनसे भी सवाल जरूर करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ जो है ना वो ब्रेक हो रही है बार बार, और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि अगर आप फ़ोन को डायरेक्ट यूज़ करेंगे सर तो बेहतर तरह से आवाज़ आएगी। बड्स को हटा दीजिए सर, अगर संभव हो तो बेहतर तरह से आवाज़ आएगी, उससे कोई स्क्रीन पर प्रभाव नहीं पड़ता कि हम कैसे देख रहे हैं। हमारी बात जो है वो साफ जानी चाहिए। एक बार आप कोशिश करिए, हम ठीक करवाने की कोशिश करते हैं आपकी आवाज़, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ चूंकि राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर धीरज कुमार भी जो हैं वो जुड़ गए हैं, उनसे एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि उन तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। धीरज जी, आप मेरी आवाज़ आ रही है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर, आप हमारे साथ बैठे, आपने हमें समय दिया। सभी को मेरा नमस्कार। सर चर्चा की शुरुआत में कुछ लाइन के साथ करना चाहता हूं, और चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो बेहतर तरह से उन लाइन को समझा पाएंगे और डिस्क्राइब भी कर पाएंगे। क्योंकि सभी पार्टियां एक सी नहीं होती, हर चंद एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं कि किसी पर भरोसा ना किया जाए। इस पूरे दौर में पहले चरण से लेकर छठे चरण तक, और चूंकि अब हम 7वें यानी के आखिरी चरण पर पहुंच रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है सर? देखिए, ये जो चुनाव है वो अभी तक जितने भी चुनावों का जो आकलन किया मैंने देखा है, उसमें एक जो उदासीनता का भाव और जो कम वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट हो रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण जनता वोट के लिए नहीं आ पा रही उतनी अधिक। ये एक बड़ा ही असमंजस वाला प्रश्न उत्पन्न करता है, क्योंकि जहां आप देखिए कि जो 2014 में जो गर्मजोशी थी और जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी, तो कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था और उसका परिणाम हुआ था कि परिवर्तन हुआ था। लेकिन 2019 में राष्ट्रीय मुद्दा और बालाकोट, पुलवामा, बालाकोट ऐसे मुद्दे हुए जिसके चलते भी बहुत ज्यादा लोगों में सनसनी थी, बहुत ज्यादा लोग जो थे राष्ट्रवाद के जुनून में थे, और उस तरह से फिर मोदी सरकार जो है सामने आई, भाजपा की सरकार सामने, एनडीए की गठबंधन की सरकार है। लेकिन इस बार जो है, जो राम मंदिर का मुद्दा था, आर्टिकल 370 का मुद्दा था, यूसीसी का उत्तराखंड में प्रयोग किया गया। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है उसमें मुझे जिस तरह से दिख रहा है कि वो जो पहले जितना उसका उन्माद था, लोगों में जितना उसके प्रति आकर्षण था, लोग जितने मतलब अलग अलग तरीके से उसको प्रदर्शित करके और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था, वो उत्साह कहीं ना कहीं समय के साथ थोड़ा धीमा पड़ गया। और मतलब 22 जनवरी के बाद थोड़ा ज्यादा जल्दी कर दिया इन्होंने उद्घाटन, थोड़ा सा बाद में करना चाहिए था, 22 जनवरी थोड़ा जल्दी कर दिया लगता यही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए, दूसरी चीज क्या है कि विपक्ष जो है उसने जो गठबंधन करने में जो इतनी देरी की, और जो शुरू की जो कवायद की नीतीश कुमार जी ने, और वही उस पूरे जो इनिशिएटिव जिन्होंने लिया था वही उसको छोड़कर चले गए,
और उसके साथ साथ आप देखिए कि पूरा गठबंधन जो है ना, वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से आ ही नहीं पाया कभी जनता के बीच, और अलग अलग मुद्दे लेकर के अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर के, और फिर वो कॉमन प्लेटफॉर्म की बात करना और कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना होना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो जनता को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया, जिसके चलते जनता जो है वो समझ ही नहीं पाई कि, और कोई चेहरा भी नहीं था, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना कोई विश्वसनीय कन्वीनर नहीं होते। अब मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने दिया, लेकिन वो पब्लिक कनेक्ट कर ही नहीं पाए, वो उस तरीके से अपने आप को इंडी गठबंधन प्रस्तुत ही नहीं कर पाया जनता के चलते। इसके लिए विपक्ष में जो उत्साह होना चाहिए था, वो उत्साह कहीं दिखा नहीं। और जो महंगाई और बेरोजगारी की बात है, सिर्फ उसको कहने मात्र से, और सिर्फ अब जिस समय आपको पूरे संगठनात्मक रूप से पार्टियों को मजबूत करना चाहिए, तो उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ऐसी यात्राओं में लग गए। तो ऐसे जो मुद्दे जो हैं, वो कहीं न कहीं इस कारण से काफी अधिक पीछे छूट गए। तो उनको राजनीतिक मोड में, इलेक्शन के मोड में आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए क्या हुआ कि जो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का जो चेहरा है वो इतना तेजी से बदला है, कौन किसके साथ जाके मिल गया है। जहां पे पहले आपके जो प्रत्याशी थे, वो प्रत्याशी अब आपको टिकट नहीं मिलने से विपक्ष में चले गए। विपक्ष के प्रत्याशी जो कि पहले लग रहे थे कि उनके साथ है, वो आ गए सत्ता पक्ष में। अब जनता जिसके लिए वोट दी थी और जिसके खिलाफ वो खड़ा करना चाह रही थी और जिसके खिलाफ अपना मन बना रही थी, अब वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए कि किसको आखिर मैं चुनूं, और किस तरीके से, जिस तरह से बेमेल गठबंधन हुए हैं, उससे जनता पूरी तरह से उदासीन हो गई। इसी बात से जोड़कर इसी बात से जोड़कर सर, वरुण भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा लेट आऊंगा। एक बार जरा जगदीश जी के पास जाऊंगा, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। जगदीश सिंह जी, जो की बात जो अभी कही है हमारे साथ जो धीरज जी बैठे हैं, उन्हीं की बात से जोड़कर कहूंगा कि कुछ लाइन के साथ आपके साथ भी शुरुआत करूंगा, क्योंकि ये आजकल मैंने नया पैटर्न बनाया है और कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। ये जगदीश जी, एक लाइन है कुछ कि सच आदतन तुमने कर दिए वादे और आदतन हमने एतबार भी कर लिया। दरअसल जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे मध्य प्रदेश के, तो अखिलेश यादव को सबने सुना भी था। पता नहीं कौन कौन से शब्द, हालांकि हमारी डिक्शनरी में भी ऐड हो गए, चिरकुट और झूठ चालू पार्टी, झूठी पार्टी। और उसके बाद काफी देर लग गई। एक सवाल भी हुआ जब चुनाव खत्म भी हो गया उसके बाद कि क्या आप राहुल गांधी के साथ यात्रा में आएंगे, तो उन्होंने कहा पहले गठबंधन तो हो जाए तभी तो आगे आएंगे, अभी तो बातचीत चल रही है, अभी तो चलने दो। और उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर काफी देर तक बातचीत चलती रही। आरएलडी अलग ना होती तो शायद जो 17 सीटें आपने कांग्रेस को दी हैं, आप वो 17 भी देने को तैयार नहीं थे। आरएलडी अलग हो गई तो कांग्रेस थोड़ा मजबूत पोजीशन में आ गई। ऐसे में सर, जनता के मन में क्या कंफ्यूजन नहीं होगी कि आदतन आपने वादे तो कर दिए, लेकिन आदतन हम एतबार कैसे करें कि 6 महीने पहले कुछ और 6 महीने बाद, 6 महीने भी बहुत बड़ी बात है, 2 महीने बाद कुछ और। ऐसा है कि आप इतनी इर्रिलेवेंट बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जो आप पीछे क्यों जा रहे हैं 6 महीने पहले, आगे की बात करिए। अब नदी में बहुत पानी बह चुका है। 6 चरण, अंतिम चरण का चुनाव है, 6 चरण का चुनाव हो चुका है। नदी में बहुत पानी बह चुका है और उसमें हम जो बह चुका है उसको हम छेड़ने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे दिखाएंगे कि आप जो ये तानाशाह धराशायी हो रहा है 4 तारीख को, आप केवल इतना जान लीजिए। देश का तानाशाही रवैया, लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार और तानाशाही सरकार, ये प्रश्न करिए, तानाशाही सरकार। नहीं, आज आप लोग की कम से कम एक शिकायत तो नहीं होगी, वरुण जी और जगदीश जी। और आपसे शिकायत ये केवल इतनी है कि आप हमें पीछे की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझसे आप शिकायत कर सकते हैं सर, मुझसे शिकायत करने का आपका पूरा हक है और मैं ये अधिकार आपको देता हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मुझसे तजुर्बे में बड़े हैं और आप पूरी शिकायत मुझसे कर सकते हैं।
और अगर मुझे जरूरत लगेगी तो शिकायत को दूर भी करूंगा। खैर, चर्चा आगे बढ़ाते, सुनिए ना, मेरा कहने का मतलब ये, आ रहा हूं, एक सेकेंड में आ रहा हूं। वरुण जी और जगदीश जी, आप कम से कम आज इस बात को लेकर नाराज नहीं होंगे कि हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं उनकी बात जो है वो कट टू कट है और एकदम बराबर की है। हाँ, दोनों तरफ से यही होना चाहिए और ये हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, कौन कैसा ही हम नहीं जानते, लेकिन आपने उनकी बात सुनी होगी, समझी होगी। इसीलिए जगदीश जी मैं आपसे सवाल कर रहा था, क्योंकि आपने कहा ना कि आप 6 महीने पहले की बात क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा था सर, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि 6 चरण हो चुके हैं और 7वां चरण आखिरी है। नदी में लेकिन अभी तक, अरे सुनिए ना सर, सुनिए ना, 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण है। चलिए आप ही की बात पे आ जाते हैं, बहते पानी में आ जाते हैं, हम भी बहने लगते हैं। चलिए उसी में, इसी बहते पानी में सर, जनता अगर आपसे ये पूछ रही है 4 जून को परिणाम आएंगे, चलिए आपके कहे मुताबिक आपकी सरकार बन गई। सर, ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली बात कही है धीरज जी ने, इसमें आपको मजबूती नजर आती है कि नहीं आती है? कि अगर आप घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं कि ये हमारा घोषणा पत्र है, कांग्रेस कह रही है हमारा घोषणा पत्र सर ये है, उधर बिहार में आरजेडी कह रही है हमारा घोषणा पत्र ये है सर। सर, विधानसभा चुनाव तो है नहीं, है तो लोकसभा चुनाव, और उनका ऐलान जो होगा, जो योजनाओं का ऐलान होगा जो आप अपने अपने घोषणा पत्र में कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, महिलाओं को उत्तर प्रदेश में इतना मिलेगा, बिहार वाली महिलाओं को इतना मिलेगा, और चूंकि दिया केंद्र सरकार की तरफ से जाएगा। सर, कंफ्यूजन होगी कि नहीं होगी जनता के मन में? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, 1% भी नहीं। हम लोग सारे लोग बैठ करके एक आइडियल सरकार चलाएंगे और ये तय कर लेंगे क्या करना है। अरे सर, तो हमने जो कहा है इंडिया गठबंधन में, सारे के सारे दलों का, सारे के सारे दलों जो सम्मानित दल हैं, सारे के सारे दलों की बात मानकर, उनके घोषणा पत्रों का सम्मान करके उन योजनाओं को लागू किया जाए। कोई कंफ्यूजन नहीं, 1% कंफ्यूजन नहीं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अभी तो कह रहे थे गठबंधन, तो हम भी चाहते हैं सर, क्योंकि हमें बहुत बुरा लगा था उस समय जब अखिलेश यादव ने कहा था, खैर आप कहेंगे पुरानी बात, छोड़िए उस बात को। हम चाहते हैं आप लोग साथ रहे, साथ में कम से कम एक मजबूत विपक्ष देश के अंदर होना चाहिए और एक मजबूत सरकार होनी चाहिए। वरुण भाई, एक छोटी बात दिखाई देती है, आपको ये नहीं दिखाई देता 10 जनसभाएं राहुल जी और अखिलेश जी कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं सर, हाँ, तो हम दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये देखिए ना, जनता आज खड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे ना सर कि देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है सर, सब लोग इनको वोट कर दीजिए, ये तो हम नहीं कह सकते ना सर। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन जनता तो वोट कर रही है। अब जनता कर रही है सर, ये 4 जून को पता चलेगा। वरुण भाई, चुनाव जीतने से पहले जनता का विश्वास, चुनाव जीतने से पहले जनता के विश्वास की बात होती है, और वो विश्वास जीता जाता है बातों से, वो बातें जो बेहद जरूरी होती है, जो जनता की बातें होती है। और इसीलिए चूंकि दरअसल जब मैं आपके पास आ रहा हूं, और चूंकि जब सबके पास एक एक लाइन लेके आ रहा हूं, तो आपसे भी एक बार कहना चाहूंगा कि चुनाव जीतने से पहले जनता का विश्वास, कसम जब उसने खाई, हमने एतबार कर लिया, जरा सी देर जिंदगी को खुशगवार कर लिया। लेकिन सर, दूर तक कैसे जाएगी ये बात, ये जानना चाहिए। आदित्य भाई, आपने 2 लाइन से शुरुआत की है, तो मैं भी 2 लाइन से इसका उत्तर देना चाहूंगा, शुरुआत करना चाहूंगा कि उसे बचाए तो कोई कैसे बचाए टूट जाने से, जो दिलबाज न आए फरेब खाने से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुन रहे होंगे जी, उनकी मानसिकता आप देख रहे होंगे और पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है जिस तरह से मुसलमान, मंगलसूत्र, भैंस, संविधान, मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों से हो रहा है, एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, तो मेरे मन में बहुत पीड़ा है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। हाँ। जिस तरह से उनके शब्दों में लगातार गिरावट आ रही है, देखिए हमारी में भारतीय जनता पार्टी में से कभी नंबर आएगा, बोलिएगा आप। तो जिस तरह से उनके भाषण में लगातार गिरावट आती जा रही है, ये निश्चित रूप से उनके चुनाव हारने के संकेत हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से उन्होंने तमाम चीजों को आगे करके चुनाव लड़ने का प्रयास किया, जब चुनाव
का समय आने वाला था तो उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का पूरा प्रोपेगेंडा किया। उसके बाद सीए पर पूरा जोर आजमाइश की। जब प्रधानमंत्री जी इन बातों पर फेल हो गए तो उन्होंने मुसलमान, मंगलसूत्र, संविधान, भैंस। मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री जी जिन नारों पर सरकार बनाकर पिछली बार आए थे उन पर क्यों बात नहीं करते? बहुत हुई महंगाई की मार, ये नारे क्यों नहीं लगवाते पंडित जी? मोदी जी क्यों नहीं बोलते इन बातों को? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब बातों की क्यों नहीं बात करते मोदी जी? कहां से चुनाव इस देश में मुसलमान और हिंदू पर होने लगा? वरुण भाई, कम से कम प्रधानमंत्री जी को तो ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। वरुण भाई जी, ये सरकार आपको फिर से मोदी की बनवानी है कि अपनी बनवानी है? नहीं देखिए, सरकार किसी की बने, मैं ये नहीं कहता मेरी सरकार बन जाए, मोदी नहीं, की आपकी सरकार बन इच्छा जाए, मैं क्या ये है नहीं सर? कहता, मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ आपकी इच्छा सर इसमें क्या है? नैतिकता का कोई स्थान है कि नहीं है? आपकी इच्छा होगी ना आपके कोई कि हिसाब से सरकार किसकी बने? प्रधानमंत्री की ये शब्द होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास सर ये का पूछ रहा नारा हूं। देकर आए और मंचों से हिंदू मुसलमान मैं सर की बात जब एक करें, चीज देख कब्रिस्तान चुका शमशान हूं की बात करें। सर, देखिए आपको पता है वरुण भाई मेरी आदत, मैं कट टू कट बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूं, अच्छा भी लगता है। इसलिए लेकिन मैं भी देखिए, आपके मैं भी साथ सवाल कट टू करूं, बात कर रहा हूं। आप भी वही जवाब दें। मैंने आपसे सवाल पूछा कि दूर तक बात कैसे जाएगी, आपने पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दे दिया, इसलिए मैंने पूछ दिया कि आप सरकार किसकी बनवाना चाहते हैं। आप अपनी सरकार की बात करिए, आप बताइए कि आप जब चुनाव में जा रहे हैं तो आप अपनी बात को दूर तक कैसे ले जाएंगे। लेकिन आपने बात पीएम मोदी की कर दी। अब जब पीएम मोदी की बात कर दी सर, आपने ही बता दिया, तो सर देखिए दरअसल वो सारे घटनाक्रम मैं नहीं जाना चाहता, चूंकि नाराज हो जाएंगे समाजवादी पार्टी वाले, हमारे जो सीनियर लीडर बैठे हैं वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं पुरानी बातें करूंगा। प्रधानमंत्री हैं, वो मंच से चुनाव जीतने के लिए सर तमाम बातें कर रहे हैं, वरना हमने तो एक सांसद को, महज एक सांसद को सरकार की तरफ से लाया हुआ ऑर्डिनेंस यूं फाड़ कर देखा है, ऐसे करके। ये आपने समझ पूरा रहे हैं? नहीं देखा है। समझ रहे हैं ना? इसी संसद में इसलिए मैं जाना नहीं एक चाह रहा चुना इस पर। हुआ छोड़िए सांसद सर। दूसरे चुने हुए सांसद छोड़िए को सर। किस शब्दों से और उनके लगा उसी दिया है, कदम आपने के कभी बाद नहीं देखा मुझे लगता। अगले दिन मीटिंग होती है और फैसला बदल दिया जाता है। छोड़िए उन बातों नहीं, में कुछ आपने नहीं भी होता। पूरी बात नहीं देखी ना, यही तो समस्या है। नहीं सर, मैंने पूरी देखी, बात मैं देखनी सुनिए, चाहिए। मैं आपको बता दूं सर, जी, जी। मैं उस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा भी था। दिल्ली प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आप हिस्सा रहे होंगे, मुझे कोई ऐसा मैं नहीं। सामने था और कवरेज कर रहा था, इसलिए आपको बता रहा हूं, और इसीलिए मैंने उसी स्टाइल में पेपर फाड़ा सर, जैसे तो उन्होंने हमने फाड़ा। खिचड़ी का आपने खैर जब छोड़िए, सभा में सुना था तो दानिश हरवी को उन्होंने कहा था। छोड़िए, सुनिए ना, छोड़िए उन सब बातों, तो ये जगदीश छोड़िए। जी नाराज हो जाए। छोड़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी बोल रहे थे तो मुझे अभी याद आया। हाँ। प्रधानमंत्री जी की हताशा याद आई। उनको पता है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है पूरे देश में कैसे चल रहा है और पूरे देश में एक इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनने जा रही, इसलिए प्रधानमंत्री जी हताश और निराश सैनिक की हाँ, तरह अब आप आए मुद्दे पर। बिल्कुल, जी। मैं यही कहना चाह रहा था कि अपने न्याय पत्र पर, अपने पर बात करिए। अवरल जी, ओवर टू यू। अब आप जवाब दे सकते हैं और मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा जिसका जवाब पहले बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, जवाब मुझ तक नहीं पहुंच पाया, उसका जवाब दे दीजिएगा। वरुण जी का जवाब दे दीजिएगा, जगदीश जी का जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल यह था कि दरअसल इस चुनाव के बीच में ये जो लगातार जिक्र बार बार पीएम मोदी की तरफ से हो रहा है कि दलितों का, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, ये सर कैसे, कौन से सोर्सेज थे जिनसे आपको पता चल गया और कौन कौन से कागज आपके हाथ ऐसे लग गए इनके, जो आप, जिनके बेस पर ये बातें कही जा रही हैं? अब आपके पास पूरा समय, अपनी बात करिए। जी, ये बात ऐसी है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन करता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात इस बात को स्पष्ट तौर पर साबित कर देती है कि मंगलसूत्र की और भैंस की बात बिल्कुल सही है, जो भैंस और मंगलसूत्र बीच में लाते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात ये कर रहे हैं और इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ये मेरी संपत्ति को, मेरी मेहनत की संपत्ति को, अरे उनको छोड़ दीजिए ना, वो गए, उनको राहुल गांधी ने टाटा बाय बाय खत्म कर दिया सर, वो छोड़ गए। आप उनको ही पकड़े बैठे हैं अभी, सैम पित्रोदा, वो चले गए। ये सब मिले हुए हैं, जनता जानती है। इमरान मसूद को भी याद कर
कर लेना चाहिए। तो सत्यपाल मलिक भी आपसे मिले हैं क्या? वो छोड़ गए ना आपकी पार्टी सर, नहीं मिले ना आपसे, आप छोड़ दिया, मतलब खत्म हो गया। अब सत्यपाल मलिक का अगर कुछ कहेंगे तो क्या हम ये कहेंगे कि बीजेपी कह रही है? नहीं ना, ऐसी छोड़ दीजिए उनकी बातों को, वो तो कह गए चले गए, हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म हो गया उनका। नहीं आप अपनी बात पर आइए ना। मणिशंकर अय्यर को ये याद करना चाहिए, उसके अपनी बात पे होगी तब जाएंगे ना, इनके पास अपना है क्या? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, ये मंगलसूत्र क्यों आ जाता है बार बार? नहीं, मैं एक एक करके सारा कर देता हूँ, अपनी दीजिए, एक एक करके दीजिए। बता देता हूँ जी जी। देखिए हम अपनी उपलब्धियां जो ज्ञान को सबको नजर आ रही है, मैं उपलब्धियों से शुरू कर लेता हूँ। नहीं, मंगलसूत्र उपलब्धियां तो सुन ली सर हमने, उपलब्धियां मटन मछली मंगलसूत्र हमने सब सुन ली, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं सर। उपलब्धि हम 10 साल से सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। हमने आपसे कहा भी, शुरुआत में कहा अविरल जी, कि आपकी सरकार ने वो फैसले लिए जिनको पुरानी सरकारें छूने से डरती थी, पहली का आपने सुना होगा। लेकिन उनके बावजूद भी जब आप बहस कर रहे हैं, जब जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये मटन मछली मुसलमान ये कहां से आ रहा है? ये तो आपने 10 साल नहीं किया क्या? इस पर आप क्यों बात कर, मंगलसूत्र क्यों आ रहा है? क्या कारण है? कौन सी घटना है ऐसी? नहीं आ रहा है, हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं। मंगलसूत्र क्यों आ रहा है सर? जी, मंगलसूत्र का बयान अगर हम देते हैं, हमारे द्वारा दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है उस समय कि सैम पिट्रोडा का बयान आता है, तो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के सैम पिट्रोडा का बयान देते हैं। ये सबको लग रहा है, ये कांग्रेस की मानसिकता है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार के लोग हैं जो इमरजेंसी लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, 1975 से 1977 अब मैं आपको बताऊं, तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। अब मैं आपको बताऊं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन वरुण जी गलत मत समझिएगा, जगदीश जी आप भी मत समझिएगा, धीरज जी आप भी मत समझिएगा। आपसे जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका जवाब मैं आपको खुद दे देता हूं। प्रधानमंत्री जब मंगलसूत्र की बात करते हैं ना, तो बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता बैठते हैं वो पता क्या कहते हैं? वो कहानी एक सुनाते हैं, वो कहानी राजस्थान की सुनाते हैं। वरुण जी आप समझ गए होंगे। लेकिन जब मैं पलट के सवाल जब ये कर देता हूं कि वो मंगलसूत्र लखीमपुर खीरी वाले याद नहीं है क्या, तो जवाब नहीं निकलता किसी से। नहीं देखे, लाल टेलर भी सबको याद है, लाल टेलर से भी जब आप मटन की बात करते हैं, सुनिएगा, जब आप मटन की बात करते हैं, सुनिए, जब आप मटन की बात करते हैं सर, तो बात फिर उस पर भी क्या करिए जो अभी चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट से तरफ से आया था, SBI वाला, याद होगा आपको, चंदा किन किन से कैसे लिया, उस पर भी बात किया करिए। तीसरी बात सर, जब आप ये कहते हैं कि दलितों का OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपको ये सोर्स कहां से मिल जाता है? कहां है कागज? हमें भी दिखा दीजिए, कहां लिखाइए। और संविधान बदलने की बात जबकि आपके प्रत्याशी करते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और सारे सवालों के भी मैं जवाब देता हूँ एक एक करके। आप 2 मिनट केवल मुझे दे दीजिए। ठीक है, 2 मिनट दिए आपको। जगदीश जी आ रहा हूं, लेकिन दे दीजिएगा जवाब प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए वरुण जी यहाँ पर मौजूद हैं, वरुण जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा। जब आपने पूछा कि आपकी सरकार आएगी, इन्होंने इस बात को नहीं कहा कि इनकी सरकार आएगी, क्योंकि ये इस बात को मानते हैं। इन्हें 4 तारीख को डिबेट में बैठना होगा, और किस मुंह से इस वो बैठेंगे, उनसे बात हो गई है। बिल्कुल, इसीलिए इन्होंने नहीं करा। ये जानते हैं कि राहुल गांधी की दोनों सीटों से जमानत हो रही है, और अमेठी में क्या हाल राहुल जी का हुआ था वो पिछली बार भी सबको देखने के लिए मिला था। ये सवाल पे 2 मिनट दिया आपने, वो सवाल के जवाब नहीं आएंगे वरुण भाई। नहीं, ये सवाल की बात कर रहे हैं, संदेश खाली पर ये चर्चा कर ले, कश्मीर पंडितों पर चर्चा कर ले, नहीं सर, ये इंडिया वॉइस है, ये इंडिया वॉइस है, और ये जितेश मिश्रा की चर्चा है, बहस नहीं है सर। देखिए अरुण जी, इस विषय का उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे। ये आज के समय में जिस प्रकार से कांग्रेस बात कर रही है। अभी जब मैं वरुण जी से कह रहा था कि आपको सरकार किसकी बनवानी है, तब आप बहुत हंस रहे थे, लेकिन आप PM मोदी पर बात नहीं कर रहे हैं, आप राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। आप भी चलिए, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं।
हमने जनधन योजना चलाई है, खाते खुलवाए हैं हमने। तो जब हम बिजली भेजते हैं तो हिंदू के घर में भी जाती है, मुस्लिम के घर में भी जाती है। हमने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, जल जीवन मिशन हमने चलाया है। ये सब पर आ रहा है, हमारे विकास करे हैं। हमें गरीब पीड़ित शोषित वंचित सबका विकास की बात हमने की है। हमने जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के लिए किया है, और अग्निवीर पर खामोश हैं। चलाई है, योजना हमने चलाई, अग्निवीर पर जवाब चलाई है, हमने खुलवाए हैं, इमरजेंसी आपने लगाई थी, बाल घर के संतों आपको याद नहीं आती है क्या? जाएंगे, फिर 1947 में जाएंगे, फिर सब कुछ करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, अमरेंद्र जी 2 मिनट हो गया, हो गया अब मुझसे अविरल जी 2 मिनट हो गया आपका, मुट्ठी में लिया गया था, 3 मिनट हो गया, ज्यादा हो गया अविरल जी, ज्यादा हो गया सर, ज्यादा हो गया सर। वरुण जी ओवर टू यू, उसके बाद जगदीश जी आपके पास आता हूं, फिर धीरज जी आपके पास आ रहा हूं। वरुण जी, मेरा सवाल सर ये था और उसी से जुड़ा हुआ सवाल था कि देखिए जब आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, चूंकि स्वयं वरुण गांधी को भी, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी को भी सुन रहे हैं। वरुण गांधी तो इसलिए जिक्र आ गया क्योंकि अभी वो रैली करने गए थे एक जगह अपनी मां के लिए, तो वो कह रहे थे कि मैं प्रचार अपनी मां के लिए करने आया हूं, सिर्फ बीजेपी के लिए वो कोई प्रचार नहीं था, वो कह रहे थे। ठीक है, लेकिन इसलिए नाम आ गया। सर हम राहुल गांधी को भी सुन रहे हैं, हम कांग्रेस के और लीडर्स को भी सुन रहे हैं, हम तेजस्वी यादव को भी सुन रहे हैं, आपके अखिलेश यादव को भी सुन रहे हैं। सर ये बता वो भी नहीं रहे कि वो आकर करेंगे क्या, वो पता क्या कह रहे हैं सर, ये आएंगे, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। इसके अलावा सर आप बता दीजिए वो क्या कह रहे हैं। सुनिए, आपने राहुल गांधी जी को इसका मतलब फिर ठीक से नहीं सुना। राहुल गांधी जी अपने हर भाषण में इस बात को कहते हैं कि 4 जुलाई को हर महिला के खाते में 8500 रुपए खचाखच पहुंचेंगे। वो ये कहते हैं कि 30 लाख पद जो खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरा जाएगा। वो ये कहते हैं कि हर नौजवान को पहली नौकरी पक्की दी जाएगी। वो ये कहते हैं कि 25 लाख तक का हर आदमी को इलाज मुफ्त दिया जाएगा। वो ये कहते हैं कि नए जो इंस्टीट्यूट भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिए उनको फिर से शुरू किया जाएगा। वो ये कहते हैं कि इस देश के नौजवान जो अग्निवीर योजना है उसको खत्म की जाएगी। वो ये कहते हैं कि नौजवानों को नौकरी पक्की दी जाएगी और ये अग्निवीर की योजना खत्म की जाएगी। ये राहुल गांधी जी कहते हैं। और ये राम मंदिर वाले पर जो ये अलग अलग चर्चा चल रही सर, इस पर भी क्लियर कर दीजिए, अविरल जी को थोड़ी संतुष्टि होगी। कौन सी? ये वाली सर, वही आपको याद होगा चर्चा भी बीच में चल रही थी कि किसी ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि दरअसल जब हम सरकार में आएंगे तो फिर हम बदल देंगे वापस सब। अग्निवीर योजना हम तो कह रहे थे ना अयोध्या सर, अयोध्या नहीं, ये गलत बातें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिच पे हमें नहीं खेलना, गलत बातें नहीं, विकास डेवलपमेंट की बात इसलिए ना सर, चूंकि लोगों को थोड़ा भरोसा भी हो गया और चूंकि कई बात जो थी वो आपके किसी कभी सहयोगी हुआ करते थे आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका ये दावा था और वो कह रहे थे कि देखिए इसीलिए राहुल गांधी अब तक दर्शन करने भी नहीं गए। अच्छा, आपको ध्यान होगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कांग्रेस में थे तो क्या उन्होंने कभी ऐसी बात कही थी? नहीं, वो कौन कहता है सर? नहीं, कोई नहीं कहता ना। ये देखिए, नंबर बढ़ाने हैं उनको आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की इज्जत फिर कौन करेगा? क्यों पूछेंगे ये हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, वो ये पूछ रहे थे दर्शन करने भी नहीं गए ना सर, इसलिए वो कह रहे थे कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, वो दर्शन करने भी नहीं गए क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मेरी पार्टी का जल्दी से बता दीजिए, फिर जगदीश जी के पास जाना है, धीरज जी के पास जाना है, जल्दी से 10 सेकंड में विरल जी। क्या देखिए, एक बयान मेरे पास है जयराम रमेश जी का, वो कह रहे हैं जो पाले को पाए गए थे उसका हम पश्चाताप कर रहे हैं आज, उस विषय पर ये स्पष्टीकरण दे दे, मेरे पास वीडियो मौजूद है। देखिए, वास्तविकता ये है कि भगवान राम के नाम नहीं, चलिए ठीक है, जगदीश जी के पास आते हैं, जगदीश जी के पास आते हैं। जगदीश जी, भगवान राम की बात करें, आ रहा हूँ वरुण जी, अविरल जी आ रहा हूँ, आप लोगों को काफी समय दिया हमने,
काफी भगवान समय जो दिया है वो सर, आस्था का विषय है, राजनीति का काफी विषय समय नहीं है। दिया। इनको और समझाइए। क्योंकि आप जगदीश जी को नाराजगी इसलिए 4 नहीं करोड़ होगी की क्योंकि जमीन उनके आते सहयोगी रहते को के बराबर अंदर समय 16 दिया, करोड़ में बिकवाई भले ही लोगे। उनको समय कम पूरे दिया हो। देश में देखा है। ठीक है, ये- वरुण जी ये- आ रहा ये हूं, वरुण जी आ भगवान रहा हूं, के नाम वरुण जी पे आ रहा हूं, मुंह वरुण खुला जी आ रहा हूं, बनाए वरुण जी लोगों आ रहा हूं। जगदीश जी, ये जो चूंकि राम मंदिर वाला जब मुद्दा उठ जाता है ना, और जब आचार्य प्रमोद कृष्णम कह देते हैं, तो वो ये भी कह देते हैं कि अखिलेश यादव की भी हामी है इसमें। और जब उनसे पूछा जाता है क्यों भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो कहते हैं कि आपने देखा कि अखिलेश यादव को मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने का समय मिल गया, लेकिन राम मंदिर जाने के लिए उनको समय नहीं है जरा सा भी। देखिए मिश्रा जी जी आप हमको भटका नहीं पाएंगे। मैं आप सर जो है, आप जो डिबेट को स्वयं डिरेल कर रहे हैं, डिबेट को डिरेल मत करिए। आप एक मुद्दा रखिए, उसी पे बात करिए। अच्छा या सर, आप ये अब मैं आपसे कह चुका, मैं वरुण मिश्रा नहीं हूं कि जी। आपकी पिच पे खेलने लगूं। हाँ। मैं इस बस बोलता हूं, जो चीज बैठ चुकी है उस पे मुझे बात नहीं करनी। अच्छा। मुझे डिबेट पे उतनी बात करनी है कि ये सरकार, विपक्ष का काम है सरकार से जवाब लेना। हाँ। और ये सरकार अपना विश्वास, जन विश्वास खो चुकी है। हाँ। इसीलिए इसकी कोई उपलब्धियां नहीं है, मटन मछली और इस तरह की बात, मंगलसूत्र की बात कर रही है। तो मेरा कहना, ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार, ये अपना जन विश्वास खो चुकी है। और इसके अलावा जो भी बातें आप रिलेट करेंगे, हमारी सरकार गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की आएगी, तो जो 30 लाख नौकरियां कौन देगा? 30 लाख नौकरियां युवाओं को, बेरोजगार युवा हो गए। मतलब आप ये चाह रहे हैं सर, आपको अगर मैं सवाल कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि मैं डिबेट को डिरेल कर रहा हूं, डिरेल और कर आप रहे ये हैं, चाह आप रहे हैं कि अखिलेश यादव जो मंचों से लगातार भाषण दे रहे हैं वो 10 मिनट में आपको भी दूं, आप लगातार भाषण देते रहें और मैं सवाल भी ना करूं बीच में। नहीं, मैं ये नहीं चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि जिस मुद्दे पे बात, ये बातें अखिलेश यादव भी कह रहे हैं सर, लेकिन अखिलेश यादव से तो मैं सवाल नहीं कर पा रहा हूं भी। मेरे सामने तो जगदीश जी है ना, उन्हीं से पूछूंगा ना। नहीं, आप मुझसे पूछिए, लेकिन हम उतना ही बताएंगे जितना हम उसको उचित समझ। अरे तो मुझे पता है सर, आप पार्टी लाइन से आगे थोड़ी ना चले जाएंगे। नहीं, अगर अखिलेश जी ने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि राम मंदिर पर कुछ मत बोलना, तो आप कैसे बोल दोगे सर? क्यों बोलेंगे भाई, तो मैं कह रहा हूं बेरोजगारी पे बोलना, 2 करोड़ आप कैसे बोल दोगे सर? ये जो मजे हुए प्रवक्ता है सर आप। अखिलेश जी ने अगर समझाकर भेजा है कि राम मंदिर पर कुछ मत बोलना, तो कैसे बोल दोगे? हमको इनकी नकारापन पे बोलना है ना, इनके जो नकारा। अगर अखिलेश जी ने कहा है कि जिस अफजाल अंसारी को लेकर और मुख्तार अंसारी को लेकर मैं अपने पिताजी से लड़ गया था, उन पर आप कुछ मत बोलना, तो आप कैसे बोल दोगे सर? नहीं, तो ऐसा है ना मिस्टर, आपको मिश्रा जी हमसे डिबेट करने के पहले एजेंडा तय कर देना चाहिए, किसको हम उस एजेंडे पे बात करें। एजेंडा तो चुनाव का है ना सर, तो जब एजेंडा चुनाव का होता है ना सर, तो चुनाव में पिछले 5 साल और उसके पिछले 5 साल और आने वाले वादे सब पर विश्लेषण होता है सर। तो विश्लेषण होता है, तो आप अभी मैं धीरज जी के पास आना चाहता हूं। धीरज जी, आप चर्चा को इतनी देर से सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए सर, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, ना किसी की कमी निकाल रहा हूं, लेकिन चूंकि काम सवाल करने का है वो करूंगा और डंके की चोट पर करूंगा। और वरुण जी चूंकि शायद हो सकता है जगदीश जी हो सकता है कि आप मेरे साथ पहली बार बैठे हो इसलिए आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप ये भी मत कहिए कि आप मुझे वरुण मत समझिए। वरुण जी मेरे साथ चर्चा में बैठते हैं, उनको पता है मेरे चर्चा का तरीका क्या है। मुझे अपनी बात, मैं डिरेल नहीं करता हूं डिबेट को कभी, लेकिन कट टू कट बात करना पसंद करता हूं और डंके की चोट पे सवाल करता हूं। और मैं उन लोगों में डरने वाला नहीं हूं कि बीजेपी वाले हैं तो इनसे सवाल ना करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी बात तो सुनेंगे आप, लेकिन सर सवाल का जवाब देंगे तब सुनूंगा ना। तो आप जब सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार अपना नैतिक खो चुकी है, अपना जन विश्वास खो चुकी है, उसको सुनने को नहीं दे रहे जनता। 2 करोड़ मैंने पूछ दिया राम मंदिर नहीं गए, मुख्तार की कब्र पे फूल चढ़ाने चले गए, तो आप कह रहे हैं ये सवाल कैसे कर सकते हैं आप? चुनावी मुद्दा नहीं है क्या ये? चुनाव नहीं होता, जाते अखिलेश यादव वहां पर। चुनावी मुद्दा नहीं मिस्टर, चुनाव नहीं होता, अखिलेश यादव जाते वहां पर। मुद्दा है संविधान का संरक्षण, जो संविधान को नष्ट करने के लिए 400 पार की बात। चुनाव के लिए तो गए थे, और किसके लिए गए थे आपको नहीं पता क्या ये बात? ये बेरोजगारी। चलिए 1 सेकंड सर, माफी के साथ रोकूंगा क्योंकि मैंने पहला सवाल धीरज जी से किया और उसके बाद उनके पास में आया नहीं। धीरज जी, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत कम समय दिया। धीरज जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि काम मेरा सवाल करने का सर,
और क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक तरह से मेरे सहयोगी भी हैं और मेरी गार्जियन भी हैं, क्योंकि आप राजनीति को बहुत बेहतर तरह से समझते हैं। सर, इस पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, सबको अपने अपने हिसाब से आप समझ रहे हैं। सर, मुझे सिर्फ इस बात का सवाल का जवाब जानना है कि सर, पूरे चुनाव में पहले से लेकर अभी तक आपने आकलन तो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन कहीं भी पूरे चुनाव में सर मुद्दे की बात तो जनता की बात है, किसी भी पार्टी ने कही है सर? क्या देखिए, क्या है कि जब उदासीनता होती है दोनों ही पक्षों में, क्योंकि दिग्भ्रमित है ये चुनाव में, जनता दिग्भ्रमित है। जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, जिसको आपको एड्रेस करना है और जिन मुद्दों को लेकर एड्रेस करना है, वहां पे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। जनता आज विश्वास नहीं कर रही है नेताओं की बात पर, और उन्हें लग रहा है कि ये किस तरह का चुनाव हो रहा है जिसमें कौन किसके पक्ष में है पता ही नहीं चल रहा है जी। ये ऐसी स्थिति है, उपभोग की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे जो बीजेपी लेकर के आ रही है या जो विपक्ष लेके आ रही है, जो एनडीए गठबंधन लेके आ रहा है या इंडी गठबंधन जो लेके आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि तारतम्य में बैठ ही नहीं पा रहा है। और मोदी जी जो पहले सोच रहे थे कि राम मंदिर, 370, सीएए और यूसीसी, ये सब जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने क्लिंच किया है और उन मुद्दों पे सारी चीजें को आगे हम ले जाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जिससे ही आप देखिए कि एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स भी रही, उस पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा असर रहा है चुनाव पर। और वो असर जो लाता है जिससे कि दोनों तरफ से जो एक तरीके का बहुत ज्यादा सशक्त विरोध उत्पन्न होता है, वो चीज नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे मुद्दे तो आएंगे ही बाद में। आप देखें कि मंगलसूत्र या जो अन्य मुद्दे जो आए हैं, जो डर और जिस तरह की चीजें, अब ये देखिए ये डर भी जो है उसको कहाँ से जोड़ा जा रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है यूरोप की राजनीति से, जहाँ आप देखिए कि इस तरह के फसाद हो रहे हैं। तो ये एक हकीकत भी है कि कहीं ना कहीं पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात हो रही है, तो वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो वहां पे यूरोप में तो दूसरे तरह का मुद्दा है कि वहां पे वर्किंग पॉपुलेशन जो है, यूथ की पॉपुलेशन नहीं है, बाहर से लोग आ रहे हैं। हाँ। ये तो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, हाँ। यहाँ तो हमने 18 वर्ष से लेकर के जो जनसंख्या है, वो जो यूथ जनसंख्या है वो 7% है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी जो हमारे पास यूथ पोटेंशियल है। तो हम उसको एक सकारात्मक रूप से ले जाए, न कि इस तरह के विभाजन के मुद्दे जो है वो और कमजोर करेगा। लेकिन क्या है कि जब पिच जो आपकी पॉलिटिक्स की जो रणनीति है, जो पहले से आपका एक प्लेटफॉर्म रहा है, उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो वो उस तरह से जनता की भागीदारी, आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो आपके सपोर्टर वर्ग है, वो उस तरह से आ नहीं पाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए कि अगले जब जिनकी सरकार बनती है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? नहीं करेगा। आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इतनी ज्यादा हीट वेव्स चल रही है, सारी जगह को मौसमों में बदलाव हो रहा है, उसके लिए जो अल्टरनेटिव सोर्सेज नहीं करेगा सर कोई चर्चा, उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहा? सर वोट नहीं मिलेगा ना इन पर। ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए उसके जो हमें जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, उसको हमें देने की जो वन आधार का इन पर कोई वोट नहीं करेगा सर। ये आप सर ये भारत है और चूंकि राजनीति भी अलग है, राजनीति करने वाले भी अलग हैं और राजनीति दिखाने वाले भी अलग हैं। खैर समय इजाजत नहीं देता है, समय इजाजत सर नहीं देता है, इसलिए माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूँ। चलिए आप खत्म करिए अपनी बात से, खत्म करिए। जी जी। कि जब देखिए कि जो पुरानी जो लाइन है कि जब सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ये जो मुद्दा जो है ना, ये जो चुनाव का जो उदासीनता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर। अब एक मैं भी सर, एक मैं भी सर, को जिंदा रखना बहुत समय की कमी है, लेकिन एक मैं भी, चूंकि आपने एक लाइन कही है तो एक लाइन में भी सर, और उसी के साथ खत्म करें। वरुण भाई समय नहीं है प्लीज, फिर सर अगली बार नेक्स्ट टाइम सर
लगातार टूटते वादों के लिए तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, ऐसा कर कोई बहाना कि मेरी आस टूट जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अविरल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरुण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीश जी शुक्रिया और धीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ना स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखाते रहेंगे और दिखाते हैं। नमस्ते।